कितना हो गया देखे, स्लोप पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, एफ ऑफ सी प्लस एच, एफ ऑफ सी प्लस एच, ये y2 है, y2 ये हो गया, माइनस y1 मतलब एफ ऑफ सी हो गया, y2 माइनस y1 हो गया, अपॉन सी प्लस एच, ये x2 है, माइनस सी, ये x1 है, तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 हो गया. Now slope of PQ is equal to f of C plus H माइनस f of C अपॉन H हो गया, घट गया, ये आपका इस लाइन का स्लोप बन गया. क्या आ गया, ये स्लोप ऑफ दी PQ आ गया. अब सपोज करो लाइन PQ है, ये धीरे 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 ऐसे कम होती जा रही, छोटी होती है अंदर की तरफ. यानी ये धीरे धीरे जो लाइन आपके पास अभी यहां दिख रही है, ये पहले ऐसे हो गई, मतलब Q पॉइंट पहले यहां था, अब यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, जाए. अब ये लाइन धीरे 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 छोटी करते जा रहे हैं, हम कम बनाते जा, अंदर की लाइन छोटी करते जा रहे हैं. जैसे ये अपना एक सर्किल है, मान लो यहाँ पे आपने PQ बनाई, फिर और छोटी PQ बनाई, फिर और छोटी बनाई, फिर और छोटी बनाई. अभी ये P फिक्स है, ये Q है, अभी ये P फिक्स है, P तो और ये Q है, धीरे धीरे लाइन को छोटा करते जा रहे हैं. P जो है लाइन, Q पॉइंट धीरे धीरे पास में आता जाएगा. तो क्या क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, अगर ये लाइन ऐसे हम छोटी करते जाएं, कम करते जाएं, और एक टाइम बाद ये लाइन मुझे ऐसे यूं नजर आए, मतलब Q पॉइंट P पे आ गया, Q पॉइंट P पे आ गया, तो लाइन ऐसे दिख जाएगी. हाँ, मतलब आप ये देखो, अभी ये लाइन PQ है ना, अब PQ लाइन है, और अब हम ये देख रहे हैं, अभी इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो h है, h है. धीरे धीरे ये Q पॉइंट जो है वो पास में आ रहा है, मतलब अभी Q पॉइंट यहां पहुंच गया, इधर आ गया, इधर आ गया. तो अब जो P से लाइन बनी वो ऐसे बन गई, छोटी हो गई. मान लो ये पॉइंट और इसके P के पास में यहां पहुंच गया, तो लाइन क्या होगी, और छोटी बन जाएगी. और एक एक धीरे 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 करके जो पॉइंट Q है ये P पे पहुंच गया, P पे, तो लाइन कैसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी ना, ऐसे P और Q ज्वाइन हो कैसे बन जाएगी लाइन. Q पॉइंट धीरे धीरे क्लोज आता जा रहा है P के, और एक टाइम आके वो P से कोइंसाइड कर गया, P पे ओवर गया, तो ऐसा करने पे लाइन ऐसे बन जाएगी. दैट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट. यानी इफ पॉइंट Q coincide with point P, if point Q coincide with point P, अगर पॉइंट Q और P एक ही हो जाए, या Q P पे पहुंच जाए, या Q P को ओवरलैप कर दे, तो उस केस में जो आपको लाइन PQ नजर आएगी वो क्या कहलाएगी, देन द लाइन PQ is called a tangent at point P. तो उस केस में लाइन जो PQ है ये आपको इस तरीके से नजर आएगी जैसे मैंने बनाई, ऐसे नजर आएगी, टेंजेंट का काम करेगी, एक ही पॉइंट पे जाएगी तो टेंजेंट हो गया,
दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट करती है तो कॉर्ड कहलाती है। कोई भी डायग्राम होता है उसमें क्या होता है, दो अलग अलग पे कट करेगी तो कॉर्ड। कर्व की बात करें और अगर एक ही पॉइंट पे टच करती है तो टेंजेंट। अब जब Q और P एक ही हो गए तो लाइन तो ऐसे बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड अ टेंजेंट, यानी Q P पे आ गया। अब जब Q P पे आया तो फिर इस डिस्टेंस का क्या हुआ, अभी Q यहाँ है, P यहाँ है ना, P से और क्यों डाला, तो ये जो बीच का डिस्टेंस है आपको पता है ये H है। हाँ एक ही लाइन होगी जो बनाई अपन ने अभी। अब ये है आपने वहां लिख दिया कि भाई Q पॉइंट P को कोइंसाइड करता है, तब जाके टेंजेंट बनेगी। यानी टेंजेंट बनने की कंडीशन है कि Q और P कोइंसाइड करने चाहिए, यानी Q और P कोइंसाइड करने चाहिए। इस डिस्टेंस का क्या हुआ, जीरो। इसका ये जो डिस्टेंस है बचा ही नहीं क्योंकि Q तो यहाँ आ गया, तो पी क्यू और बराबर हो गए। तो यानी कि लाइन पी क्यू इज कॉल्ड अ टेंजेंट एट पॉइंट पी। और अगर इस केस में हम बोलेंगे कि दैट मीन्स H, ये जो डिस्टेंस है बीच में H, ये क्या होगा, टेंड्स टू, H टेंड्स टू 0। इतना कम हो जाएगा कि आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि P और Q के बीच में कोई डिस्टेंस भी है। यानी अगर बिल्कुल इसके पास में भी मैं Q लिख दूं, बिल्कुल पास में, तो भी आपको एक ही लाइन नजर आएगी, पता ही नहीं पड़ेगा कि दो डिफरेंट पॉइंट। नहीं देखो, अगर यहाँ P और उसके बिल्कुल पास में यहाँ कहीं Q आ गया कर्व पे, अब आप जब लाइन बनाओगे तो आपको टेंजेंट तो नजर आएगी, दो नहीं होंगे। क्यों, अपन जब लिमिट बोलते हैं, जब अपन बोलते हैं H टेंड्स टू 0, मतलब H इज अप्रोक्सीमेटली 0, मतलब इतना कम है कि कोई नेग्लेक्ट है। अब सपोज करो P के कोऑर्डिनेट है 1,2, 1,2, और जो आपका Q है उसके कोऑर्डिनेट है 1.001, कॉमा जो भी है। तो जब आप उसको मार्क करोगे कर्व पे तो आपको P और Q में डिफरेंस नहीं नजर आएगा बिल्कुल भी। पॉइंट्स दो गए, तो अपन ये कह सकते हैं ना कि भाई ये पूरा का पूरा पार्ट, अब मैं H को 0 तो लिख नहीं सकता, अगर मैंने H नीचे 0 लिख दिया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो ये कह सकता हूं कि H इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। टेंजेंट बनाने की क्या कंडीशन है वो हम ढूंढ रहे हैं। हमने पहले कॉर्ड बनाई, कॉर्ड बनाई, अब हम ये देख रहे हैं अगर ये कॉर्ड नहीं होती, टेंजेंट होती, तो क्या कंडीशन होती, या क्या रूल होता है, या क्या फॉर्मूला होता है। तो हमने बोला कि अगर ये कॉर्ड की जगह टेंजेंट हो जाए तो इसकी वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, लेकिन इतनी कम होगी कि आपको P और Q दो डिफरेंट पॉइंट नजर ही नहीं आएंगे, बिल्कुल पास पास होंगे, इतने पास होंगे कि लगेगा ही नहीं कि दो पॉइंट भी वहां मूव कर रहे हैं। तो लाइन पी क्यू एट पॉइंट P, उसके बाद नाउ बिकॉज पॉइंट Q coincide with point P, point Q coincide with point P, that implies H tends to 0। Q और P coincide करने का मतलब उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 0 होना चाहिए। कौन सा डिस्टेंस है, ये वाला, इनके बीच का ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 हो जाना चाहिए, बिल्कुल पास में आ जाएगा। तो उस केस में अब हमारा स्लोप ऑफ पी क्यू है वो किस फॉर्म में आ गया, नाउ देयरफॉर स्लोप ऑफ पी क्यू नीचे 0 सकते हैं ना, तो वो अपना लिमिट वाला कॉन्सेप्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस एच माइनस f ऑफ c अपॉन h। अब आपका स्लोप जो है पी क्यू का वो इस फॉर्म में आ गया। भाई आप h टेंड्स टू 0 को कैसे डिनोट करते हो, लिमिट लगा के तो डिनोट करते हो, तो हमने इसलिए यहाँ पे h टेंड्स टू 0 के पहले लगा दिया लिमिट। यानी अब ये पूरा क्या बन गया, इफ h टेंड्स टू 0 then the slope of the chord का ही स्लोप था ना, is equal to slope of the tangent। यहाँ पे पी क्यू को मैं ऐसे लिख देता हूँ,
आपने पहले यहाँ पे लिखा हुआ है पी क्यू का स्लोप है, लिखा हुआ है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, इफ h टेंड्स टू 0 देन दिस होल टर्म इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट। यही मतलब हुआ ना, यही हम कहने जा रहे हैं। यही मतलब है कि भाई कोइंसाइड करने का मतलब क्या, क्यू कोइंसाइड विद पी का मतलब क्या, तो भाई जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाए। और हमने डायग्राम में देखा ऐसा होने का मतलब क्या है कि जो लाइन है वो क्या बन गई, टेंजेंट। तो जो पहले कॉर्ड का स्लोप था अब क्या बन गया, टेंजेंट का स्लोप हो गया। ये फर्क हुआ। अगर यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूँ तो ये पी क्यू कॉर्ड हो गया, अब डिस्टेंस कुछ भी होगा। लेकिन अगर वो लोग कम है, बहुत ही कम है, लगेगा ही नहीं कि वो कुछ डिस्टेंस भी है, यानी क्यू और पी बिल्कुल पास पास, तो यानी उनके बीच में कोई गैप नजर नहीं आएगा, तो लाइन ऐसी दिख जाएगी, ऐसे दिख जाएगी, तो क्या कहलाएगी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो ये जो आपका बेसिक फॉर्मूला है, ये पूरा पार्ट दैट इज कॉल्ड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी हमने माना, सी की जगह हम एक्स भी यूज कर सकते हैं ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। क्योंकि c क्या है, x कोऑर्डिनेट है, उसको तो कोई भी सिंबल यूज कर लो आप, तो c की जगह हम x भी यूज कर सकते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h, that is equal to slope of the tangent, and it is also called derivative. It is also called derivative. Derivative निकालने का मतलब क्या होता है, आपको टेंजेंट का स्लोप निकालने को बोला गया है। तो भाई टेंजेंट का स्लोप निकालो जो पी पे बनाई गई है, पी पे बनाई गई टेंजेंट, उसका स्लोप निकालो कितना है। तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन यहां से लिखो, नाउ therefore limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h is called derivative of fx, derivative of fx, it is denoted by f dash of x। जब बाद में आपने पढ़ाई है फिजिक्स वगैरह में, dy by dx भी बोलते हैं ना, तो उसको f dash x से डिनोट करते हैं, y को dy by dx से भी लिखते हो, बाद में आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड ऑल्सो कॉल्ड डेरिवेटिव। यानी अगर आपसे मैं बोलूं भाई डेरिवेटिव निकालो, मतलब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, स्लोप निकालो, किसका, टेंजेंट का। भाई अगर हम टेंजेंट बनाए उस कर्व पे तो उसका स्लोप क्या है। अब यहाँ पे मैंने अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू यानी 1 यानी 2 या 5 या 6 जैसे यहाँ पे c था वो यूज करी, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकला। c किसको डिनोट करता है, इस पॉइंट p के कोऑर्डिनेट को, तब तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकला। और मैंने अगर x यूज किया, x तो जनरल कहीं भी हो सकता है, तो क्या निकला मेरा, स्लोप ऑफ ऑल दी टेंजेंट्स, जितनी भी बना सकते हो बनाओ। कहाँ पे भाई, आपने यहाँ पॉइंट ले लिया, ये स्लोप, ये टेंजेंट बनाई, इसका स्लोप निकाल लो। यहाँ पॉइंट ले लिया, यहाँ पे टेंजेंट बनाई, इसका स्लोप निकाल लो। अलग अलग कुछ भी, तो आपको एक बार बस ये कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा उसमें x की जगह p पॉइंट का कोऑर्डिनेट डाल दो। p पे निकालना है तो, q पे निकालनी है तो q का कोऑर्डिनेट डाल दो x की जगह। फर्क समझो, यहाँ पे c क्या है, p का कोऑर्डिनेट, तो p पे ही निकलेगी टेंजेंट। q पे निकालने के लिए फिर मेरे को दूसरा पॉइंट यूज करना पड़ेगा, q के कोऑर्डिनेट यूज करने पड़ेंगे। r पे निकालने के लिए r के कोऑर्डिनेट यूज करने पड़ेंगे, बार बार मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने एक बार जनरलाइज ये निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे अगर p पे टेंजेंट चाहिए तो p का x कोऑर्डिनेट डाल दो, q का टेंजेंट चाहिए q के कोऑर्डिनेट डाल दो, तो एक ही बार में मेरे सारा काम है। यानी ये स्टैंडर्ड एक फॉर्मूले की तरह से होगा, जिसमें आपको जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनानी है उसका x कोऑर्डिनेट डाल दो बाद में सॉल्व करने के बाद।
तो इससे क्या होगा, बार बार अलग अलग हर पॉइंट पे कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। आई बात समझ में? जैसे अगर ये 1 होता, तो आप क्या करते, एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच करके सॉल्व करें, जो आएगा वो क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट P। मान लो यहाँ पे क्यूब लेके हम अगर ऐसे टेंजेंट बना दें, ऐसे यहाँ पे मान लो ये पॉइंट 3 है क्यूब एक्स कोऑर्डिनेट, तो आप क्या बोलोगे इसका स्लोप निकालने के लिए, एफ ऑफ 3 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन एच, सॉल्व करके जो आएगा दैट इज कॉल्ड स्लोप टेंजेंट एट द पॉइंट क्यू। मुझे बार बार करना पड़ रहा है ना, तो अब मैंने क्या करा, एक बार निकाल दिया, उसके बाद मेरा जो आंसर आया उस आंसर में मैंने 1 रख दिया, तो पहली टेंजेंट का स्लोप, 3 रख दिया तो दूसरी टेंजेंट का स्लोप। ऐसे ही मेरे को जितनी भी टेंजेंट बनानी हो निकल जाएगी, बार बार मुझे ये तो नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, बार बार इसको सॉल्व करने की बजाय एक बार कर लेंगे। तो इसीलिए वो जनरल पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है, तो लास्ट में x की जगह जो भी आपकी पॉइंट है जिसपे टेंजेंट बना रहे हो वो डाल दो। आया? किससे नहीं, y कोऑर्डिनेट से कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, क्योंकि नीचे जब अपन ने देखा तो y कोऑर्डिनेट यहाँ कैंसिल हो गया। हाँ नहीं एक ही बात है, जैसे आपने ये एलिप्स बनाया, मान लो यहाँ पे आपने P पॉइंट ले लिया, यहाँ पे आपने टेंजेंट बना दी ऐसे करके, अब इस टेंजेंट पे जो आपका कोऑर्डिनेट हुआ वो एक तो C हो गया और दूसरा आपका F ऑफ C हो गया, ठीक है। अब अगर आप पहले मान लो ऐसे लाइन यहाँ पे Q ले लोगे, कहीं भी ले लो, यहाँ पे आपने Q ले लिया, मान लो ये PQ ले लिया, हाँ अब इसमें क्या होगा, अब आपका Q पॉइंट धीरे धीरे P को कोइंसाइड करेगा, तो धीरे धीरे आपकी लाइन ऐसे छोटी इतनी हो गई, लेकिन लगेगी तो डायरेक्शन तो ये रहेगा, फिर आपकी ये लाइन ऐसे हो गई इस तरह से छोटी सी, तो टेंजेंट बनी नहीं, क्यों नहीं बनी, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो दोनों का सेम है ना, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो नेचुरली डिस्टेंस 0 हो गया ना बीच का, तो अपने आप ही एक्स वाला पार्ट, तो फिर टेंजेंट नहीं बनेगी। पता पड़ जाएगा कि भाई आपने लिमिट पढ़ा है, अगर ये डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड है, तो हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट नहीं बनेगी, और टेंजेंट नहीं बनेगी मतलब स्लोप नहीं निकलेगा। अब हर किसी पे टेंजेंट थोड़ी बन जाएगी, जैसे मान लो मैंने आपको एक यहाँ पर ये एक लाइन बना दी, अब लाइन पे कैसे बनाओगे टेंजेंट तो कर पे ही बनती है ना, तो उस पर टेंजेंट बनेगी नहीं, नेचुरल बात है, ओवरलैप कैसे कराओगे आप, तो वो उससे आपको मालूम पड़ जाएगा इसकी वैल्यू से, अगर ये डिफाइंड है तो मतलब टेंजेंट बनी और स्लोप इतना है, और अगर ये डिफाइंड नहीं है तो टेंजेंट नहीं बनी और स्लोप नहीं है, तो वो अपने को लास्ट में मालूम पड़ जाएगा अपने आप सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डेरिवेटिव, और इसका मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, मतलब क्या है, डेरिवेटिव क्यों निकालते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, हम क्या समझाने जा रहे हैं। हमने निकाल तो दिया, लेकिन ये नहीं पता हमने करा क्या है, क्या करा हमने, स्लोप निकाला टेंजेंट का, एक बार में सारे निकाल दिए, जितनी भी घर पे टेंजेंट बन सकती है इनफाइनाइट, उन सब पे निकाल दिया, बार बार x की वैल्यू रखते जाएंगे और हमारे टेंजेंट के स्लोप आते जाएंगे। x की वैल्यू रखने पर नॉट डिफाइंड आ रहा है तो फिर टेंजेंट नहीं बनेगी, इसका मतलब ये हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो ये एफ डैश एक्स से डिनोट हुआ, यानी फाइनली हमारे पास ऐसे बन गया कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपॉन h, यानी फाइनली हमारा जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से बन गया, दिस मेथड इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ f of x using first
method. It is known as derivative using first principle method. बाद में जो अपन ने फॉर्मूले आपको पढ़े हैं फिजिक्स में आपने पढ़े हैं, भाई साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस एक्स का कितना होता है, पढ़ा है? साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, वो हम बाद में इसी मेथड से प्रूफ हुए हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, क्यों क्यों होता है, क्यों होता है? फिजिक्स में नहीं बताया हुआ, नहीं ना, क्या बताया है क्यों होता है? बस फॉर्मूले होते हैं, याद कर लो, डेरिवेटिव ऐसे हुआ ना, तो वो सारे के सारे फॉर्मूले इससे निकले हो, इस मेथड, इस स्टेप से। और मीनिंग है कि अगर हम कर्व बना के टेंजेंट बनाए तो वो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, ये मतलब है। आया मेथड समझ में, बात समझ में, क्या मतलब, क्या स्टेप, क्या करना है ना? तो जब हमारा क्वेश्चन आएगा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द समथिंग, कुछ भी निकालना हो, और तो हम इसको यूज करते हुए निकालेंगे, इस पार्ट को यूज करते हुए। तो ये तो हुआ इसका मीनिंग। अब आता है कुछ क्वेश्चंस जिसमें आपको पूछा जाएगा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। जैसे अगर आप याद है जैसे साइन एक्स है, मान लो y इज इक्वल टू साइन एक्स का कर्व बना रहे अपन, अभी y इक्वल टू एफ एक्स था, y इक्वल टू साइन एक्स है, मान कर्व बना रहे मान लो, तो अपन x की वैल्यू रखेंगे अलग अलग जो भी बनेंगे, फिर ज्वाइन कर लेंगे। जैसे x की वैल्यू 0 रख दी तो x साइन 0 हो गया, साइन 0 इज इक्वल टू 0 होता है, तो y 0 आ गया, मतलब तो पॉइंट ये हो गया ना, 0,0 हो गया। अब हमने x की वैल्यू π/2 रख दी, साइन π/2 1 होता है, तो हमारे पास π/2, 1 बन गया पॉइंट। फिर हमने पाई रख दी, साइन पाई 0 होता है, तो पाई, 0 के यहाँ पॉइंट आया। फिर 3π/2 रख दी, -1 होगा, -1 होगा, तो -1 मतलब यहाँ जाएगा, साइन 3π/2 ऐसे बनेगा। फिर -π/2 रख दी, -1 होगा, -1 होगा तो नीचे जाएगा यहाँ पर, -y रख दी तो 0 आ जाएगा ऐसे। तो आपने देखा ये कर्व आपका कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। हो गया, हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर मान लो जिसमें x कोऑर्डिनेट π/2 है इसका, ठीक है, टेंजेंट बना रहा हूं, टेंजेंट बना रहा हूं, तो नेचुरली टेंजेंट ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, बन गई टेंजेंट, ठीक है। अब मुझे चाहिए भाई इस टेंजेंट का स्लोप क्या है, इस टेंजेंट का स्लोप क्या है ना? पता नहीं पड़ रहा है, कैसे निकालें, डायग्राम बना लिया, लेकिन टेंजेंट का स्लोप क्या है? स्लोप का मतलब आपको पता है, अपन ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था कि भाई ये लाइन एक्सिस से जितना एंगल बनाती है उसके की वैल्यू स्लोप होती है। डेफिनेशन क्या होती है स्लोप की? स्लोप इज द वैल्यू ऑफ n ऑफ द एंगल विच मेक्स द लाइन बिटवीन x एक्सिस, लाइन फ्रॉम द x एक्सिस, मतलब ये लाइन x एक्सिस से जितना एंगल बनाएगी उसके 10 की वैल्यू स्लोप होती है। ये तो है ही डेफिनेशन, चाहे कोई भी लाइन हो, कुछ भी। अब अभी तो कुछ पता ही नहीं, डायग्राम बना लिया, सब कुछ कर लिया, अभी देखते हैं। अब आपने जो पढ़ा है ना फिजिक्स में वो लगाते हैं, यानी इसका कर देते हैं डिफरेंशिएशन। क्या होता है? cos x हो गया, cos x हो गया। अब मुझे पता है कि जब मैं डेरिवेटिव कर दूंगा तो जो आएगा वो स्लोप ऑफ दी टेंजेंट को, अभी पढ़ चुके, डेरिवेटिव इज ऑलवेज इक्वल टू स्लोप ऑफ दी टेंजेंट। ये स्लोप ऑफ दी टेंजेंट है। कौन सी टेंजेंट? इनफाइनाइट। एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखोगे, स्लोप अलग आते जाएंगे। अलग अलग टेंजेंट आप बना सकते हो। एक या बनाई, मान लो एक में यहां बनाऊंगा तो ऐसे कुछ बनेगी, ऐसे कुछ बनेगी ना,
टेंजेंट बना हुआ अभी काटती हुई बन रही है, तो कुछ समझ लो ऐसे बन गई कुछ ना कुछ, तो टेंजेंट ऐसा कुछ बनेगी वो अपन अभी देखते हैं, पहले इसकी बात करते हैं। हो गया? अब आपने डायग्राम बना लिया, आपको पता है आपका डायग्राम ऐसा है, इस टेंजेंट का स्लोप निकाल लो, आपने वहां डिफरेंशिएट कर लिया। इस पॉइंट पे टेंजेंट मैंने क्या वैल्यू है जिसपे मैंने टेंजेंट बनाई है, π/2 रख देते हैं इसमें, x की जगह π/2 रख दिया, क्या आया? तो dy/dx हुआ x = π/2 रखने पर cos π/2 दैट इज इक्वल टू 0। हो गया? अब चेक कर लो आप, जो लाइन दिख रही है वो x एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं, पैरेलल है कि नहीं? तो x एक्सिस से 0 डिग्री का एंगल बना रही कि नहीं बना रही? तो tan 0 0 होता है कि नहीं होता है? तो हम हमारे ज्योमेट्री लगाएं, जो रूल है वो लगाएं, वेरीफाई हो गया? वेरीफाई हो गया? भाई हमने जो निकाला वो 100% इस लाइन का स्लोप है, चाहे आपने ड्रॉ करके देख लिया है। मान लो अपन यहां पर एक टेंजेंट बनाए, ये वेरीफाई आप कर सकते हो, जैसे मान लो यहां मैं एक टेंजेंट बनाऊं तो नेचुरली ऐसे कुछ बनेगी मेरी टेंजेंट, कुछ इस तरह की टच करती हुई। अब जो भी ये एंगल बनेगा, जितना भी एंगल बनेगा उसके tan मेरा स्लोप होगी। अब ये एंगल तो पता ही नहीं है, कुछ करो, x की जगह पाई रख दो, अपने आप मालूम पड़ जाएगा, x की जगह पाई रख दो। अब तो cos पाई हो गया, cos पाई इज इक्वल टू -1, cos पाई इज इक्वल टू -1 ना, तो स्लोप इसका -1 होगा 100%, और ये एंगल 100% 135 डिग्री का होगा। tan 135 -1 होता है, चेक कर लो, बना के देख लो, ड्रॉ करके देख लो, 100% ये एंगल 135 होगा। आई बात समझ में? अभी मेरे को नहीं पता कि एंगल कितना है, लेकिन मैंने क्या किया, इसका डेरिवेटिव कर दिया यानी मैंने स्लोप निकाल लिया। कौन से पॉइंट पे मेरे को टेंजेंट बनाई मैंने, पाई पे, तो मैंने यहाँ पाई रख दिया। cos पाई कितना होता है, -1 होता है, -1 मेरा आंसर हुआ, स्लोप हुआ। तो नेचुरल बात है कि ये एंगल 135 होगा, तभी तो tan 135 यानी स्लोप -1 आएगा। ज्योमेट्री से और मैच तो होना चाहिए ना, तो आपको मालूम भी पड़ गया एंगल कितना बनेगा। आप देख लो, दिख भी रहा है आइडिया कितना होगा, 135 के आसपास। डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, पैरेलल बनी थी लाइन, 0 होगा। ऐसे आप कभी भी निकाल सकते हो, कहीं भी अपन को अगर टेंजेंट बनानी है हम निकाल सकते हैं। इस पे जब मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो वही -π/2 पे बना रहा हूँ, तो cos ऑफ -π/2 अगेन 0, cos π/2 भी 0, cos माइनस, आप चेक कर लो, x एक्सिस के पैरेलल ही बनेगी लाइन 100%। तो आप कहीं भी किसी भी जगह आप किसी भी पॉइंट लेके चेक कर सकते हैं, तो आपको 100% जो है वो सही आंसर मिलेगा। अब तो वेरीफाई हुआ कि हमने जो निकाला वो स्लोप ही है। आप जो पढ़ते आए हो कि भाई इसको डिफरेंशिएट कर दो, फिर x की वैल्यू डाल दो तो आंसर आ गया। तो आपको ये तो पता है कि डेरिवेटिव का आंसर आया, लेकिन वो है क्या, डिनोट क्या करता है, क्या निकला क्या, वो नहीं पता ना। अब पता है कि वो क्या निकला, है ना, तो वो स्लोप को डिनोट करता है हमेशा। तो ये क्लियर, ये स्टेप कैसे हुआ, क्या मतलब, क्या करना है क्या नहीं है ना, आइडिया लगा कैसे निकालोगे क्या होगा, है ना। तो अब कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल पे बात करते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग। Find the derivatives of the following functions from first principle. Find the derivatives of the following functions from first principles. मतलब जो मैं यहाँ फंक्शन लिखूंगा उसका आप ग्राफ बनाओ, डिफरेंट पॉइंट लेके, बहुत सारी वैल्यू लेके, जैसे अपन ने अभी 0 π/2 लेके y = sin x का ग्राफ बनाया। ग्राफ बनाओ, उस ग्राफ को बनाने के बाद अगर मैं किसी पॉइंट पर टेंजेंट बना दूं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो उसका स्लोप बताओ, ये मतलब हो रहा है। तो अपन यहाँ पे लिख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा,
एक्स क्यूब माइनस 27, इसको हम एफ एक्स से डिनोट करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27 या वाई से जैसा भी है, तो इसको हम मान लेते हैं लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27। एफ मतलब फंक्शन, एक्स ब्रैकेट का मतलब एक्स की टर्म में एक फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स क्या होता है, वाई के इक्वल होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव नहीं, वो तो एफ डैश एक्स होता है, डैश। अभी ये एक फंक्शन है जो एक्स की टर्म में, उसको लिखने के लिए हम एफ ऑफ एक्स ऐसे लिख दिया, जी ऑफ एक्स, कुछ भी सिंबल। अब आपने डेरिवेटिव निकालना है, फॉर्मूला यूज करना है, बिकॉज वी नो दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच होता है। जो होता है फॉर्मूला अपने को पता है, दैट इंप्लाइज एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब मुझे यहां पे न्यूमरेटर को क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्म करना है। एफ ब्रैकेट में एक्स प्लस एच को यहां से फॉर्म करना है, ये एफ एक्स है। तो सोचो, बताओ एफ ऑफ एक्स प्लस एच का क्या मतलब हुआ। ओके, अगर आपसे पूछा जाए एफ ऑफ 0 कितना हुआ, ओके वेरी गुड, सबको आता है। एफ ऑफ 1 कितना हुआ, ये भी सबको। एफ ऑफ 2 कितना हुआ, ये भी सबको आता है। एफ ऑफ -1 कितना हुआ, ये भी सबको आता है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना हुआ, अब मान लिया सबको आता है, क्योंकि ऊपर के सारे आंसर मालूम है। अब ये भी मालूम पड़ गया, गलती से मालूम नहीं पड़ना चाहिए था, पहले नहीं पढ़ रहा, मालूम पड़ गया। अब आ गया समझ में, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कैसे निकलेगा। जैसा आपने एफ ऑफ 1 निकाला, जैसा आपने एफ ऑफ 0 बोला, ऊपर के 1 2 3 4 आंसर करेक्ट बोल दिए, तो पांचवा भी तो सही होना चाहिए। तो फर्क क्या है, एलजेब्रा और नंबर। तो क्या रूल होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, मतलब एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच रख देना है। क्या बना वापिस बताओ, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, हाँ एक्स प्लस एच का होल क्यूब माइनस 27, ये बना। तो वो अपन ने यहां इसकी जगह लिख दिया। लिख दिया ब्रैकेट में, एफ ऑफ एक्स प्लस एच आ गया। कैसे निकालना है, क्या मतलब है, आगे चलें। माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस 27, वो माइनस एक्स क्यूब भी बोलना पड़ेगा ना फिर। तो ऐसे माइनस तो फॉर्मूले में है, और ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स क्यूब माइनस 27। तो आपका पहला स्टेप ये करना है, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो भी होगा ब्रैकेट में लिख दो, माइनस लगा के एफ एक्स ब्रैकेट में लिख दो, और होल अपॉन क्या है, ये एच हो गया, हो गया। अब ब्रैकेट ओपन करें, तो यहां से चला आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये लिखते जाना है जब तक हम नीचे का एच नहीं हटाएंगे। जैसा हमने लिमिट पढ़ा है चैप्टर, तब तक लिखते जाना है। क्या क्या बना देखें, एक्स प्लस एच का होल क्यूब माइनस 27 माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 27 अपॉन एच। पहले दो ब्रैकेट खोल लेंगे ऊपर के, तो उधर से माइनस के कारण साइन चेंज हो गए, तो 27 तो कट गया। अब क्या बचा, x प्लस एच का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन एच। अब दो तरीके हो गए, या तो आप इसको a प्लस बी होल क्यूब लगा के सॉल्व कर दो, वो छोड़ दो, या फिर इस पूरे को a पढ़ो और क्यूब पढ़ो, a क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दो, जो आपकी इच्छा हो। कौन सा, क्यों, a क्यूब माइनस बी क्यूब तो दो ब्रैकेट में फैक्टर, बस नहीं होगा, दोनों दोनों बराबर से हैं, बस इसमें उल्टा
वो एक ही बात है, दोनों हो जाएंगे अभी मैं दोनों में। या तो आपके पास ऑप्शन 1 है कि आप इसको a प्लस बी होल क्यूब से एक्सपेंड कर लो, या आपके पास ऑप्शन 2 है कि इसको a पढ़ो a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ये आपकी चॉइस है। यहाँ पर मुझे तो सिंप्लीफिकेशन चाहिए ऊपर का, चाहे आपकी मर्जी हो जैसा लगाओ। तो जो आपको लगता है कि इसमें कम करना पड़ेगा वो लगा दो। तो अभी हमने यहाँ पे लिखा एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब इसको क्या पढ़ रहा हूं मैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, पहला ब्रैकेट ए माइनस बी, ए मतलब एक्स प्लस एच माइनस बी मतलब एक्स, तो पहला ब्रैकेट हुआ, ये हुआ पहला ब्रैकेट ए माइनस बी वाला। अब दूसरा ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, या माइनस होता है तो उल्टा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए स्क्वायर मतलब प्लस बी स्क्वायर मतलब नहीं करेंगे, देखो ए स्क्वायर मतलब एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, अब प्लस ए बी आएगा, ये प्लस ए बी हो गया, दूसरा ब्रैकेट पूरा, और नीचे अपॉन में कितना चल रहा है, एच का एच आ गया, हो गया फैक्टर। अब पहले एक्स और एक्स कटा ऊपर पहले ब्रैकेट में, अभी लिखेंगे जो बचा है पहले, बाद में एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0, क्या बचा, एच बचा ऊपर, एच बचा, बाकी कुछ नहीं, एज इट इज, इसको पूरा एज इट इज, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एच इंटू एक्स, इसमें कुछ नहीं करना है, होल अपॉन एच है ही, हो गया, एच एच कट गया, बस। अब जैसे हमारा एच कट गया हमारा काम हो गया। अब हमने लिमिट वाला रूल लगाना है, लिमिट हटेगी, और लिमिट हटने के बाद जहां जहां एच दिखेगा वहां 0 लिखना है, इसलिए उसको खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या बच्चा देखें, एफ डैश एक्स इक्वल टू, यहां पे 0 आया, कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर 0 आया, ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो फाइनली एफ डैश एक्स कितना हो गया, 3x स्क्वायर हो गया, आया आंसर। अगर आपको याद है फिजिक्स में आपने डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत आइडिया है, तो मैं ये जो किया आपके सामने है ना, आंसर आया वो आपके, अब मुझे आप सीधा सीधा इसका डेरिवेटिव बता सकते हो, कितना होता है, चेक करो, मैच करो, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा वो आंसर आया, क्यों आता है वो सामने है, आपको पता है इसका आंसर 3x स्क्वायर होता है, जो फिजिक्स में पढ़ा है, क्यों होता है, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आया कहाँ से, 3x स्क्वायर हुआ क्यों, और कुछ क्यों नहीं हुआ, वो रीजन सामने, आप चेक कर लो, आंसर वही आएगा जो आपको पता है। यानी आप इसमें तो वेरीफाई भी कर सकते हो कि हमारा आंसर सही है कि गलत, यानी क्वेश्चन करने से पहले, ऑब्जेक्टिव में ये नहीं पूछा जाएगा ना कभी, यानी हमको क्वेश्चन करने से पहले आंसर तो पहले ही पता है, यानी अब मैं इसको पूरा सॉल्व करके जो आंसर निकालूं तो आपको पहले ही पता है क्या आएगा आंसर, क्या आएगा, 3x स्क्वायर आया, चेक कर लो, ठीक है। तो अगर आपको बोला जाए यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, तो ये पूरे स्टेप करने, अगर आपको बोला जाए जैसा आगे आएगा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फर्स्ट, तो फिर आप डायरेक्ट जो फॉर्मूले पढ़े फिर आप डायरेक्ट करोगे। अभी लिखा है ना मेथड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, क्या वो इसीलिए नहीं लिख रहे अभी अपन, क्योंकि आपने जो फिजिक्स में पढ़ा है ना, तो सर ने, जो भी फिजिक्स वाले सर हैं, जो भी यहाँ वाले या वहां वाले, वो जनरली फिजिक्स में जितना काम आता है उतना डेरिवेटिव बताते, बोले भाई ऐसा थ्योरी नहीं पता होगी आपको कि डेरिवेटिव होता क्या है ना, शायद थोड़ी बहुत, या और ये नहीं पता होगा कि भाई ये फॉर्मूला होता है कुछ, या उन्होंने लिखवाया होगा भाई ये फॉर्मूले हैं नोट कर लो, ऐसा होता है, और इसको थोड़ा एक्स की पावर एन इतना होता है, साइन एक्स इतना होता है, कॉस एक्स इतना होता है, कि भाई हम जब फिजिक्स करें तो उसमें यूज हो रहे हैं, तो आपने लिख लिए, याद कर लिए। अब ये तो पता पड़े आए कहाँ से, कोई फॉर्मूला बनता है तो कोई ना कोई तो रीजन होता है ना उसका, तो वो हम इसीलिए अब ये पहले पढ़ रहे हैं। तो हमको ये भी जो आपने फॉर्मूले जितने भी पढ़े ना,
जैसे साइन एक्स का cos x होता है, वो भी आपको अपन सारे प्रूफ भी करेंगे पहले। वो अलग बात है कि जब हम एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे, 11 के स्कूल की बात करूंगा तब तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ऐसे निकालो, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव होंगे या आगे के क्वेश्चन होंगे 12th में, तो फिर ये कभी काम आएगा नहीं। तो बेसिक है आपका, बेसिक ये है कि भाई आपको ये तो नॉलेज हो कि आता कहां से है, ये होता क्या है, डेरिवेटिव मतलब क्या है, और ये जो आंसर हम निकालते हैं 3x², ये निकला कैसे है। अब आपने ये निकाल लिया है ना, अब आप इसमें x की वैल्यू अगर 1 डाल दो, मान लो 1 डाल दो सपोज, तो 1 आ गया, 3 आ गया आंसर, 3 आ गया। अब मतलब क्या हुआ कि भाई अगर आप इस कर्व को ड्रॉ करो, इस कर्व को ड्रॉ करो पॉइंट्स निकाल के, x की वैल्यू 1 लिख के वो पॉइंट पे जाओ जहां पे पॉइंट है, यानी एक पॉइंट ऐसा मार्क करो जिसमें x कोऑर्डिनेट 1 हो कर्व के ऊपर, फिर टेंजेंट बनाओ, तो वो टेंजेंट x एक्सिस से जो एंगल बनाएगी उसके tan की वैल्यू tan थीटा 3 आएगा। अब आपको सारे एंगल तो पता होते नहीं ना, आपको तो 0, 30, 40, 60 ये जो एंगल है पता है। अब कोई लाइन जरूर थोड़ी कि इतना ही एंगल है, कोई 5 डिग्री 5 डिग्री का एंगल बना सकती है, कोई 7 डिग्री का एंगल बना सकती है, कोई 62 डिग्री का एंगल, वो कहां से निकालोगे, वो तो पता ही नहीं है। तो अब आपको वो मेथड भी आइडिया लग गया कि भाई कैसे निकलेगा। तो अब मतलब क्या हुआ, अगर x की वैल्यू 1 रख दे, मतलब क्या हुआ कि भाई कर्व बना के x की वैल्यू 1 वाले पॉइंट पे टेंजेंट बनाई जाए, तो जो स्लोप आएगा यानी tan थीटा आएगा वो 3 आएगा, 100% 3 आएगा, 100%। ये मतलब हुआ। आई बात समझ में, आइडिया क्या मतलब होता है, ऐसे होता है। तो बस ये आज अपना स्टार्टिंग हुई, कल अपन इस टाइप के क्वेश्चन और करेंगे जिसमें आपको ये मेथड यूज करना है। तो और वो जो सीरीज वाली सीक्वेंट सीरीज वाली बचे हुए क्वेश्चन है वो करते रहना। कितने हो गए थे कल तक, 55 शायद, 55 हो गए ना, तो बाकी के वो क्वेश्चन करते रहो। सबसे ज्यादा परेशान कौन है विनीशा मैम से, जिया और हर्षिल दोनों। हाँ ये तो है, खैर तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट।